गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम नवा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, दक्षिणी गंगा गोदावरी। अच्छा, ये शीर्षक समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आसान से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिए। दक्षिणी गंगा गोदावरी, यहाँ पर दो नदियों का नाम है, एक है गंगा, दूसरा है गोदावरी। और बताया गया है कि दक्षिणी गंगा गोदावरी, समझने की कोशिश कीजिए। गंगा एक नदी का नाम है जो भारत में गंगा को पवित्र माना जाता है और उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। और इस नदी के किनारे बहुत सारे पुण्य क्षेत्र भी हैं। और भारतवासियों का विश्वास है कि जब गंगा में नहाते हैं तो उसका जन्म धन्य हो जाता है। तो ये गंगा उत्तर भारत में है। जैसे उत्तर भारत में गंगा को पवित्र मानते हैं, वैसे ही दक्षिण में गोदावरी को पवित्र मानते हैं। जिस तरह गंगा की पुष्कर कुंभ मेला उत्तर भारत में लगता है, वैसे ही गोदावरी का कुंभ मेला भी दक्षिण भारत में लगता है। इसलिए गोदावरी की तुलना, कंपैरिजन, तुलना मीन्स कंपैरिजन, पोलचड़म इन तेलुगु, गंगा से की गई है। इसलिए गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। जैसे उत्तर में गंगा है, वैसे दक्षिण में गोदावरी को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। और अब देखिए, यहाँ पर एक उन्मुखीकरण में छोटा सा कविता दी गई, छोटी सी कविता दी गई है, पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगा। कल कल करती नदियां सारी, छम छम करती बूंदे प्यारी, सर सर करती हवाएं न्यारी, जन जन होवे घूम बलिहारी। यहाँ नदी जो बहती है उसका आवाज, जो साउंड होता है, उसका वर्णन किया गया है। कल कल करती नदियां सारी, जब नदी बहती है तो उसका जो साउंड आता है उसे कल कल, यहाँ ध्वनि का अनुकरण किया गया है। छम छम करती बूंदे प्यारी, जब नदी बहती है उसके आगे कोई पत्थर या पेड़ आ जाता है तो वो छोटे छोटे बूंदे आ जाते हैं उसके पास नदी में से, उसे छम छम कहा गया है। सर सर करती हवाएं न्यारी, न्यारी मीन्स वंडरफुल। सर सर का मतलब जब नदी बहती है तो उसके आसपास का वातावरण इस प्रकार सर सर, हवा में इस प्रकार की आवाज हम सुनते हैं। जन जन होवे घूम बलिहारी, ऐसी नदी बहती नदी को देखने के लिए बहुत सारे प्रदेशों को हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसको यहाँ, इसका वर्णन इस प्रकार यहाँ किया गया है। और इसके 3 प्रश्न देखिए। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में बताया गया है? नदी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर नदी के बारे में बताया गया है। दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बताइए। हमें पता है कि दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियां हैं, उसमें से गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, आकेरू, मुन्नेरू, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब नदियां हैं। इन सब में से गोदावरी नदी का स्थान बहुत बड़ा है और इसे पवित्र मानते हैं। इस गोदावरी के किनारे बहुत सारे पुण्य क्षेत्र भी हैं। और देखिए, गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? गोदावरी एक जीव नदी है और इसे पवित्र मानते हैं। इस नदी के किनारे अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, जैसे बासरा में सरस्वती पुण्य क्षेत्र है और भद्राचलम में भगवान राम का मंदिर है। इस प्रकार अनेक मंदिर गोदावरी नदी के किनारे हैं, इसलिए हम पवित्र मानते हैं इसे। तो देखिए, अब यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब हम किसी विशिष्ट प्रदेश को या चारित्रात्मक प्रदेश को देखने के लिए जाते हैं तो हमारा अनुभव को बताना या लिखना ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यहाँ कवि, ये लेखक गोदावरी नदी का दर्शन करते हुए उनके अनुभवों को लिखते हुए हमें बताया है। इसलिए यात्रा वृत्तांत साहित्य का विधा का एक ज्ञान कराते हुए उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली से परिचित कराना और उसके साथ साथ लेखक काका कालेलकर का परिचय कराते हुए उनकी भाषा व रचना शैली का ज्ञान कराना इस पाठ का उद्देश्य है। काका कालेलकर लेखक का नाम है। उन्होंने जब गोदावरी नदी का दर्शन किया है,
उनके अनुभवों को एक पाठ में निबंध के रूप में लिखकर हमें यहाँ पर बताया। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक प्रमुख विधा है। यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी दर्शनीय स्थान के संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी भी श्री काका कालेलकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, जो उनकी रचना सप्त सरिता से लिया गया है। इसमें लेखक ने गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। जब काका कालेलकर जी गोदावरी नदी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनके अनुभवों को हमें यहाँ लिखकर हमें बता रहे हैं। इसी को यात्रा वृत्तांत पाठ का एक विधा है, जैसे कविता, पद्य, एकांकी, गद्य, निबंध, पत्र। इस प्रकार अनेक प्रकार की विधाएं हमें पाठ्य पुस्तक में मिलते हैं। उनमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं यात्रा वृत्तांत। तब देखिए काका कालेलकर का परिचय देता हूँ। लेखक का नाम है काका कालेलकर और उनका जीवन काल है 1885 से 1991। विशेषता यह है कि ये गांधीवादी थे, वे गांधीवादी थे, लेखक भी हैं, राज्यसभा के सदस्य भी थे। और प्रस्तुत रचना सप्त सरिता से लिया गया है। सप्त सरिता, सरिता का अर्थ है नदी, सप्त का मतलब सात। उन्होंने भारत में प्रमुख माने जाने वाले 7 नदियों का दर्शन किया है। उनके 7 नदियों के दर्शन के समय उनके अनुभवों को जो लिखा है उसमें से हम आज गोदावरी नदी के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर पृष्ठ संख्या 51 में आइए। विषय प्रवेश। गोदावरी नदी वीर गंभीर माता और पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसके जल में अमोघ शक्ति है। इसके तट पर अनेक शूरवीर, तत्वज्ञानियों, साधु संतों, राजनीतिज्ञों और ईश्वर के भक्तों ने जन्म लिया है। ऐसे पावन और पवित्र गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का जो दर्शन काका कालेलकर के द्वारा हुआ है, चलिए इसके बारे में हम जानें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, काका कालेलकर जी गोदावरी का दर्शन करने के लिए गए थे। उनके अनुभवों को यहाँ प्रस्तुत किया है और बहुत रोचक ढंग से सुंदर शब्दों से उसका वर्णन किया है। चलिए हम उसे आप जानने की कोशिश करेंगे। जब काका कालेलकर जी चेन्नई, मतलब सबको मालूम है मद्रास, चेन्नई में रेलगाड़ी से इसकी गोदावरी नदी देखने के लिए उनकी यात्रा चेन्नई से शुरू हुआ है। तो चेन्नई से आते आते जो दृश्य उन्होंने देखा है इसमें लिखकर हमें बताया। हम भी इसे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए, चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़ा से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, इसलिए पूछना ही क्या, जहां तहां विविध छटा वाली हरियाली फैल गई थी। चेन्नई से राजमहेंद्री, चेन्नई का मतलब सबको पता है सिटी, तमिलनाडु की राजधानी है। वहाँ उन्होंने रेलगाड़ी में उनकी यात्रा वहाँ से शुरू हुई थी। और जब वे राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़ा से आ गए, विजयवाड़ा को बेजवाड़ा भी कहा जाता है। और वहाँ कृष्णा नदी बहती है, कृष्णा के किनारे बेजवाड़ा का नगर है। और जब चेन्नई से वे आ रहे थे बेजवाड़ा में सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, इसलिए पूछना ही क्या, जहां तहां विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। बरसात के दिन मतलब इंग्लिश रेनी सीजन, वर्षा काल का मतलब जहां तहां विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। छटा वाली हरियाली मीन्स ग्रीनरी, जहां भी देखो छोटे छोटे घास या पेड़ पौधे दिखाई देते रहे थे। पूर्व की तरफ से एक नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी, पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिखाई पड़ता। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाव कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान लगाना पड़ता था।
बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते थे। इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरा हुआ दिखाई पड़ता और इसमें पानी की गहराई और भी अथाह हो जाती। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे ही ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता। इस तरह कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोवूरू स्टेशन आ गया। मन में यह उमंग भरी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया का भी दर्शन होने लगेंगे। देखिए कितना सुंदर शब्दों से वर्णन किया है। पूर्व की तरफ, पूर्व मीन्स ईस्ट, सन एक्चुअली सन राइजेस इन ईस्ट, సూర్యుడు రోజు తూర్పున ఉదయిస్తాడు కదా, విజయవాడ వచ్చేసరికి సూర్యోదయమైంది తూర్పున। रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी छोटा सा नहर, नहर मतलब केनाल, खालवा। जब वो ट्रेन में रेलगाड़ी में आ रहे थे, वो पटरियों के किनारे एक छोटी सी नहर जैसी दिखाई दिया। नहर मतलब केनाल जैसा, तो पानी बह रहा था, पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी दिखाई देता। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नजर नहर का अनुमान लगाना पड़ता। तो वास्तव में वो नदी थी, दूर से देखने के कारण उसे नहर जैसा दिखाई दिया और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि ये नदी कैसे ऐसी चलेगी। तो सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान लगाना पड़ता था। तितली मतलब बटरफ्लाई। दूर से जब नौकाओं को देखा गया है तो देखने में ऐसा लगा है कि तितली जैसे पेड़ पर उछल कूद रही है, वैसे ही नदियों में नौकाओं को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि ये नदी है। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते थे। जब नदी के किनारे से जा रहे थे तो छोटे छोटे तालाबों का दर्शन भी हुआ काका कालीगंज जी को। इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरा हुआ दिखाई पड़ता। देखिए कितना अच्छा वर्णन है। रंग बिरंगी बादलों वाला आसमान, आसमान का प्रतिबिंब। जब आसमान में बादल थे, बादल छाए हुए थे, उसका प्रतिबिंब तालाब में दिखाई पड़ा। समझ में आ गया? प्रतिबिंब का मतलब తెలుగు దాని బొమ్మ నీడ సముద్రంలో మన చెరువులో కనబడింది అన్నమాట। పైన ఆకాశంలో ఉండే మేఘాల ప్రతిబింబాలు చెరువులో కనబడ్డాయి। కవి ఏమంటున్నాడు అంటే నహానే కే లియే ఉతరే హుए हैं, ఉదయమే స్నానం చేయడానికి కాబోలు ఆకాశంలో ఉండే మేఘాలు చెరువులో స్నానం చేయడానికి దిగినాయా అన్నట్టుగా అనిపించిందట అతనికి। इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरा हुआ दिखाई पड़ता और इससे पानी की गहराई और भी अता हो जाती। गहराई मतलब लोतु। అలా ఆకాశంలో ఉండే మేఘాలు నీటిలో కనబడేసరికి ఆకాశంలో ఉండే మేఘాలు స్నానం చేయడానికి చెరువులో దిగాయా అని అనుకుంటూనే ఆ ప్రతిబింబాలు కనపడడం వల్ల ఆ చెరువు లోతు ఎంతో కనుక్కోలేకపోతున్నాను అంటున్నాడు కవి। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता। चंचल कमलों के बीच, कमल అంటే తామర పువ్వు, చంచల్ అంటే విశాలమైన తామర పువ్వుల మధ్యన అక్కడక్కడ బగుల మీన్స్ కొంగ, క్రేన్, అక్కడక్కడ ఆ కొంగలు తామర పువ్వుల మధ్యన, తామర తుంపల మధ్యన కూర్చొని ఉండి ప్రవహించే నది, అక్కడక్కడ తామర పువ్వులు, అందులో ఉండేటువంటి కొంగలు చూసిన తర్వాత ఆయనకు ఆ ఉదయాన్ని అభినందించాలని అనిపించిందట। अभिनंदन करने को मन मचल पड़ा। इस तरह कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोवूरू स्टेशन आ गया। आ दृश्याన్ని చూసిన తర్వాత उस दृश्य को देखने से उनके मन में कविता का प्रवाह पड़ गया। मतलब कविता अपने मन में ही सजाने लगे। ఆ నది అందులో ఉండే దృశ్యాలను కవితా రూపంలో తన మనసులో తానే రాసుకుంటున్నాడు కవి। यह उमंग भी भरी थी कि यहाँ से गोदावरी मैया का दर्शन होने लगेंगे। ఇలా తనలో తాను కవితలు రాసుకుంటున్న క్రమంలో, మనసులో అనుకుంటున్న క్రమంలో కోవూరు స్టేషన్ వచ్చింది। అక్కడి నుంచి పూర్తి స్థాయిలో గోదావరిని చూడొచ్చు అని అంటున్నాడు। गोदावरी मैया के दर्शन भी होने लगेंगे। पुल पर से गुजरते समय दाएं देखे या बाएं, हम उसी उधेड़ पुल में थे। पुल आ गया और
भागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाठ दिखाई पड़ा। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महानदियों को विशाल प्रवाह भरपूर देखे हैं। बिजवाड़े में कृष्णा माता का दर्शन पर मैं गर्व करता हूँ, लेकिन राजमहेंद्री के आगे गोदावरी का शान शौकत कुछ निराली ही पड़ी। पुल से गुजरते हुए, पुल मीन्स ब्रिज, आपको मालूम है ब्रिज कभी सुने होंगे, राजमंड्री का ब्रिज। राजमंड्री के ब्रिज के ऊपर से रेलगाड़ी जा रही थी और रेलगाड़ी में लेखक बैठे हैं और गोदावरी नदी का विशाल रूप को देख रहे हैं। देखते हुए उसका वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं। दाएं देखिए या बाएं, दाएं मीन्स राइट साइड కుడి వైపు, బాయం మీన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎడమ వైపు, ఉదేడుపుడు అంటే మనము వలను చూశారు కదా మీరు, ఆ వలను అల్లినట్టుగా ఆ రైలు పట్టాలకు ఇరువైపులా ఇనుముతో చేసినటువంటి అల్లిక ఉందన్నమాట. అంటే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఏర్పాటు చేసిన, రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఫెన్సింగ్. దాన్ని కవి ఏమంటున్నాడు, ఉదేడుపుడు. ఉదేడు అంటే అల్లిక. उदयपुर में थे, पुल आ गया और भगवती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाठ दिखाई पड़ा. पुल मीन्स ब्रिడ్జ్ వచ్చేసింది, దాని నుంచి రైలు పోతుంది. ఆ పూర్తి రూపాన్ని, గోదావరి యొక్క పూర్తి స్థాయిని కవి చూడగలుగుతున్నాడు. ఎత్తులో ఉన్నాడు, కింద నది ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క విశాలమైనటువంటి రూపాన్ని కవి చూడగలిగాడు. बेजवाड़े में मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महानदियों को विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं. ఇన్ని నదులు 7 నదుల గురించి వర్ణించాడని చెప్పుకున్నాము. అందులో గంగా చూశాడు, సింధు చూశాడు, సోనభద్ర, ఐరావతి. కానీ विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं. बेजवाड़े में कृष्णा माता का दर्शन पर भी मैं गर्व करता हूँ. మనం విజయవాడ నుంచి గుంటూరు పోయే మధ్యలో కృష్ణా నది వస్తుంది, దానిపై నుంచి కూడా బ్రిడ్జి కట్టారు. అది ఆ కృష్ణా నది ప్రవాహాన్ని కూడా నేను చూశాను. కానీ लेकिन राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली है. निराली मीन्स వండర్ఫుల్. గోదావరి పూర్తి స్వరూపాన్ని రాజమహేంద్రి మతలబ్ రాజమండ్రి దగ్గర చూసినప్పుడు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. తన అనుభవాన్ని చెప్తున్నాడు కవి. అంటే అన్ని నదుల కంటే గొప్పనైనటువంటి అందమైనటువంటి రూపాన్ని, సౌందర్యాన్ని, నది యొక్క సౌందర్యాన్ని కవి దర్శించాడు. इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का या प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया उतना शायद कहीं दूसरी जगह नहीं किया हो. पश्चिम की तरफ नजर फैलाए तो दूर दूर पहाड़ियों की श्रेणियों नजर आई. आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक ना था. बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी की धूली धूसरित मटमैल जल की छाई और गहरी हो रही थी. ऊपर की ओर नीचे की छाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव का शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी. और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धौले धौले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे. इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? यह इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा? कवि कह रहे हैं इस जगह मैंने जितने भव्य काव्य का प्रकृति से ठाट बाट का अनुभव किया. ठाट बाट मीन्स आडंबर, जो सुंदर रूप को, इतनी नदियों का सुंदर रूप को देखा है, उनमें से गोदावरी का सौंदर्य थोड़ा अलग है. पश्चिम की तरफ नजर फैलाई तो दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई. रेल पर से जाते हुए पश्चिमी तरफ, पश्चिम मीन्स वेस्ट साइड, पडमरा देखा है, उससे पर्वतों की श्रेणियां नजर आई. पर्वत श्रेणी మీన్స్ పర్వతాల వరుస. మనం పశ్చిమ కనుమలు అంటామండి తెలుగులో. పశ్చిమ కనుమలు కనిపించాయి. आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का नामो निशान तक ना था. ఆకాశమంతా మేఘాలు ఆవరించి ఉండడం వల్ల సూరజ్ కా నామో నిశాన్ తక్ నా థా. దేర్ ఇస్ నో అడ్రస్ సన్, అడ్రస్ ఆఫ్ సన్. అక్కడ సూర్యుడు ఎక్కడున్నాడు, అసలు ఉన్నాడా లేడా తెలియడం లేదు. ఎందుకంటే సూర్యుడికి అడ్డుగా ఆకాశంలో మేఘాలు ఉన్నాయి. आप देखिए यहाँ पर बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी की धूली धूसरित मटमैल जल की छाई और भी गहरी हो रही थी. అక్కడ ఆకాశంలో మేఘాలు ఆవరించున్నాయి, కింద నది నిండా నిండు ప్రవాహంతో వెళుతూ ఉన్నది.
అంటే ఆకాశము నదిలో నీరు రెండు కలిసిపోయినాయి అనమాట. అదే రంగులో ఉండడం వల్ల ఆ మేఘాల యొక్క నీడ ప్రతిబింబం నదిలో పడడం వల్ల ఏది ఆకాశము